बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी उस ज़मा खातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आप तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को मैथ की दुनिया के चैनल की तरफ से अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे, खुशहाल होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक है आपको पता है। क्लास 9th का जो कंप्लीट सिलेबस था 2021 में वो ड्यू टू कोरोना वायरस की वजह से रिड्यूस हो गया है, कम हो गया है, जिसकी वजह से 2021 में स्टूडेंट्स ने सिर्फ 50% सिलेबस को कवर करना है और उनके जो मार्क्स हैं वो आएंगे 75 में से। तो आप स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन चांस ये है कि आप 50% मेहनत करके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। फिजिक्स में, इंग्लिश में, उर्दू में, मैथ्स में, इसके अलावा आर्ट्स के सब्जेक्ट्स में। सिर्फ आपके पास ये है कि आपने क्या करना है कि 50% का सिलेबस को कवर करके 100% मार्क्स गेन करने हैं। अब वो सिलेबस कौन सा है? मेरे पास सिलेबस है आपके पास मैथ का, जिसमें हमारे पास सबसे पहला वाला चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। अब इस चैप्टर में आपके पास मैंने दो कैटेगरीज के, गवर्नमेंट ने जो आपके पास क्वेश्चंस हैं वो दो कैटेगरीज के। अगर आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप गूगल करें और गूगल पे लिख लें 9th 10th मैथ्स सिलेबस, तो आपको इजीली आपका सिलेबस मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास वर्क की और होमवर्क की। क्लास वर्क में बच्चों आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी अगर आपके सामने एक्सरसाइज 1.1 है, पेज नंबर है आपके पास 4, एक्सरसाइज है 1.1। चलें जी, आपने अगर 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन करने हैं तो आपने कंप्लीट मेरी वीडियोस देखनी है। आप इंशाल्लाह ताला 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स गेन कर सकते हैं। चलें, एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। क्लास वर्क का काम हम करेंगे, होमवर्क का काम हम करेंगे, लेकिन मेरे साथ आपने सिर्फ मेरी वीडियोस को देखना ही नहीं है बल्कि इसके साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ताकि जितनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतने ही ज्यादा आप मार्क्स अच्छे गेन कर सकते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, चैप्टर का नेम है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। रिड्यूस होकर सिलेबस आपका हो चुका हुआ है 50%, तो 50% की आपने स्ट्रगल करनी है और मार्क्स गेन करनी है 100%। सबसे पहले हम बात करते हैं, नाम क्या है आपके पास यार? मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स। अब ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी है, जी है और एच है, जो कि आपके सिलेबस में गिवन था। अब सबसे पहले देखें मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स हमारे पास ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। ठीक है, हमारे पास मैट्रिक्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट जो एक स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं उनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास क्या है? फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। फाइंड द ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या चीज है? ये देखें, ये ऑर्डर हमारे पास अब क्या चीज है? कोई भी ऑर्डर होता है। फॉर एग्जांपल आप किसी को कोई ऑर्डर देते हैं या किसी से कोई ऑर्डर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उसके ऑर्डर की तकमील करनी है। मतलब क्या है कि आपने उसके ऑर्डर को कंप्लीट करना है, आपने उसके ऑर्डर को पूरा करके ही छोड़ना है। लेकिन मैट्रिक्स के केस में क्या होता है? ऑर्डर का मतलब होता है बच्चों कि उसमें मौजूद हमने क्या बताना है? हमने नंबर ऑफ रोज बतानी और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का जब भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है, किसी भी मैट्रिक्स का जब भी आपने ऑर्डर फाइंड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि आपने उस मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज बतानी और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। दैट्स इट, बात इतनी खत्म। समझ आई बात की कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बताने के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपके पास। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि हम इस क्वेश्चन को करने लगे हैं सोल्व। क्या होता है सोल्यूशन का मतलब? कि हम इस क्वेश्चन को करने लगे हैं जनाब सोल्व करने लगे हैं। बात समझ में आई? ठीक है, अब ये हमारे पास सबसे पहले देखें स्क्वायर ब्रैकेट्स है और उसमें हमारे पास क्या है? 2 नंबर्स हैं। ठीक है, हम इसको लिखते हैं c इज इक्वल टू, इधर हमारे पास क्या है? 2 and
4 है। स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमारे पास क्या है, नंबर्स हैं। अब हम इसको कैसे पॉइंट आउट करेंगे कि ये हमारे पास क्या चीज है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं वो देखें। अगर मैं लिखूं यहां पर, ये हमारे पास क्या आ गई, एक स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई, स्क्वायर ब्रैकेट्स आ गई, ठीक है। अब मैं लिखता हूं इसमें 1 2 3 5 6 1, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसमें से हमने मुझे ये बताना है कि नंबर ऑफ रोज कौन से हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कौन से हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज का मतलब होता है द हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ये हमारे पास क्या होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हमारे पास क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रो 1। क्लियर होगी बात, ठीक है। आप देखें एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये देखें ये भी तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह है ना। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ गई, ये हमारे पास होगी रो 2 हो गई, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इस मैट्रिक्स में आपके पास कितने रोज हैं, इस मैट्रिक्स में आपके पास बच्चों 2 रोज है। अगर मैं नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर लूं तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती हैं, वर्टिकल लाइंस, ये वाली, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉलम 1 आ गई, ये हमारे पास कॉलम 2 आ गई, और ये बच्चों आपके पास क्या आ गई, कॉलम 3 आ गई, ठीक है। तो अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर आपसे पूछ लूं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आपने मुझे जस्ट क्या बताना है कि इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। क्या है, दोबारा फिर सुने, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। क्या है, 2 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं। तो जस्ट आपने इसको किस फॉर्म में लिखना है, रोज बाय कॉलम्स की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखना है आपने इसको, रोज बाय कॉलम्स की फॉर्म में। वो हमारे पास क्या है, 2/3। ले जी, रोज का भी आपको पता चल गया, कॉलम्स का भी पता चल गया। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी में। पार्ट नंबर सी में भी हमने उसको क्या बताना है, नंबर ऑफ रोज बतानी है और नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है। ये देखिए ये एक लाइन आ गई, यानी कि ये रोज है, ये हमारे पास रो 1 आ गई, ठीक है। और ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास C2 है। क्लियर हुई। अब सबसे पहले हमने इसका क्या बताना है, हमने सबसे पहले लिखना है यहां पर नंबर ऑफ रोज। अब नंबर ऑफ रोज इस मैट्रिक्स में क्या थे, सिर्फ 1 थे, तो नंबर ऑफ रोज हमने क्या लिख दिए, 1 लिख दिए। अब अगर हम बात करते हैं किसकी, नंबर ऑफ कॉलम्स की। अब नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों क्या हैं, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है, तो मतलब कि इसका क्या हो गया कि नंबर ऑफ कॉलम्स बच्चों आपके पास कितने आ गए, 2 आ गए, ठीक है। तो इसका हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बनेगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों आपके पास बनेगा रोज बाय कॉलम। रोज हमारे पास क्या है, 1 है, 1 बाय क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर 1/2 आ जाएगा। बात क्लियर हुई, ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड वाला पार्ट हमारे पास क्या है, देखें जरा, जी में उसने हमसे क्या पूछा हुआ है बच्चों, 2 चीजें उसने पूछी हुई हैं। कौन कौन सी, एक उसने पूछा हुआ है नंबर ऑफ रोज बतानी है और एक उसने हमसे क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताना है। इस प्रोसेस को बताने के अमल को हम क्या कहते हैं जनाब, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड आउट करने के लिए 2 चीजें बताना जरूरी है। एक क्या बताना जरूरी है, नंबर ऑफ रोज बताना जरूरी है, और एक क्या बताना जरूरी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने जरूरी हैं। चलें जी इस पे आते हैं। यहां पे सबसे पहले हम लिखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन आपके पास क्या है, G 2 3 0 1 2 3 2 4 एंड 5। लो जी, ये हमने सॉल्यूशन में दोबारा फिर क्वेश्चन लिख दिया। क्वेश्चन दोबारा फिर लिखने के बाद हमने सबसे पहले क्या बतानी है यार, उनको नंबर ऑफ रोज बतानी है। क्या बताना है बच्चों, नंबर ऑफ रोज बतानी है। तो ये होगी हमारे पास रो 1, ये होगी हमारे पास रो 2, ये होगी बच्चों हमारे पास रो 3 हो गई, यानी कि 3 रोज हैं इसके पास, ठीक हो गया। ये होगी कॉलम 1 हो गई, ये हो गई कॉलम 2 हो गई, ये हो गई हमारे पास कॉलम 3 हो गई। तो नंबर ऑफ रोज कितनी थी, 3। क्लियर हुई, ठीक हो गया। अब हमने क्या बताना है इसको, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। क्या बताना है बच्चों, हमने इसका नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स भी इसके पास कितने हैं, वो भी 3 है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा यार, इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा रोज बाय कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं। तो रोज इसके पास कितनी है, 3/3। ये लें जी, सिर्फ आपने इसका ऑर्डर बताना है। क्लियर हो गया, ओके हो गया। अब
एच वाले की तरफ मूव करते हैं। एच में देखें हमारे पास हाउ मैनी रोज एंड हाउ मैनी कॉलम्स आर देयर इन एच मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद हमारे पास क्या है, एच क्या है 2 3 4 1 0 एंड 6 है। हमने क्या बताना है, इसका नंबर ऑफ रोज बतानी है, नंबर ऑफ कॉलम्स बतानी है। चलें जी शुरू करते हैं जी। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज बताना है और हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। लो जी अब देखें नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, ये बच्चों होगी हमारे पास रो 1, ये हमारे पास क्या हो गई रो 2 हो गई, ठीक है। अब मैं अगर कॉलम की तरफ आऊं तो कॉलम हमारे पास क्या होगा, ये कॉलम 1 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 2 हो गया, ये हमारे पास कॉलम 3 हो गया। तो हमने सबसे पहले क्या बताना है, नंबर ऑफ रोज इसकी में कितनी है बच्चों 2 है, ठीक हो गया। अब हमने क्या बताना है, नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स इसके पास कितने हैं 1 2 3, तो चुप करके आपने क्या लिख देना है यहाँ पर 3। तो अगेन आपने चुप करके क्या लिख देना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या है बच्चों, रोज बाय कॉलम्स की फॉर्म में लिखते हैं हम, ठीक है। तो रोज कितनी पाई जाती हैं यहाँ पर 2 बाय 3। यहां पर हमारे पास कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी जी एंड एच। अब हम मूव करते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सरसाइज 1.1। क्वेश्चन नंबर हमारे पास यहाँ पे कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर है जी यहाँ पर आपके पास 3। क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन। यहां से बच्चों हमने क्या चीज फाइंड करनी है, ए की भी वैल्यू फाइंड करनी है, इसके बाद बी की भी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, इसके बाद हमने सी की भी वैल्यू फाइंड करनी है और इसके बाद हमने डी की भी वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले यार इस क्वेश्चन को करने से पहले ना, अगर आपके पास 2 मिनट से है ना, तो जरा मेरी जो कन्वर्सेशन है जरा वो सुन लें। अब देखें यार आप अभी हैं क्लास 9th में, मेरा नहीं ख्याल कि आपको डिटेल पता होगी। अगर आपको कांस्टेंट वैल्यूज का पता है, वेरिएबल वैल्यूज का पता है या फिर कोफिशिएंट का पता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। अब अगर मैं उसको सिर्फ 2 मिनट आप दे दें, मैं आपको डिटेल में बता सकता हूं कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं और कोफिशिएंट क्या होते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं बात करता हूं किसकी, कांस्टेंट की। यहां पे मैंने क्या लिखा, कांस्टेंट। कांस्टेंट का अगर मैं उर्दू में मतलब बताऊं ना, तो कांस्टेंट का मतलब बच्चों आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना, जो है वो है। यानी कि कांस्टेंट का मतलब होता है आपके काउंटिंग वाले अल्फाज। अब काउंटिंग वाले अल्फाज क्या हैं, कांस्टेंट हम कहते हैं, कांस्टेंट हम कहते हैं काउंटिंग वाले अल्फाज। कौन से हैं, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। ये बच्चों आपके पास नंबर ऑफ कांस्टेंट है, नंबर ऑफ काउंटिंग नंबर्स हैं। काउंटिंग नंबर से क्या मुराद है, देखें अब मैं कहता हूं कि आपके पास 5 रुपए हैं। अब मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक 5 रुपए हैं, तो 5 रुपए का मतलब क्या है कि आपके पास सिर्फ एक 5 रुपए हैं। 5 का मतलब सिर्फ 5 है। तो आपको कोई ये नहीं कह सकता कि यार आपके पास 5 रुपए होने के बावजूद आपके पास 6 रुपए हैं। तो इसका मतलब क्या है, 5 रुपीज हैव ओनली 5 रुपीज, यानी कि 5 हमारे पास एक ऐसी कीमत है जो तब्दील नहीं हो सकती। 5 की इंपॉर्टेंस हमेशा 5 के साथ ही है, 1 की इंपॉर्टेंस हमेशा 1 के साथ ही है। 2 रुपीज का मतलब 2 रुपीज होता है, वो 3 के इक्वल नहीं हो सकता। 3 का मतलब हमेशा 3 हो सकता है, वो 4 के इक्वल नहीं हो सकता। 4 का मतलब हमेशा 4 रुपीज हो सकता है, वो 5 के इक्वल नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि 4 का मतलब तो 4 पे है। 10 रुपीज का मतलब क्या है कि आपके पास 10 रुपीज है, यानी कि कांस्टेंट फिक्स वैल्यू है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया, कांस्टेंट समझ आई। काउंटिंग वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, कांस्टेंट कहते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने मर्जी आपका दिल करे अपने दिल के मुताबिक अपने दिल की सुन लीजिएगा और उसको बता दीजिएगा कि ये हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, अब मैं अगर इसमें बात करूं ना, आगे भी मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूं, तो इसमें अगर मैं पूछूंगा कांस्टेंट नंबर कौन से हैं, तो आपने मुझे क्या बताना है, इसमें से कोई कांस्टेंट नंबर है। कांस्टेंट का मतलब क्या है कि अकेला नंबर हो, सिर्फ एक। आप देखिए 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है, -7 भी एक कांस्टेंट नंबर है, 3 भी हमारे पास एक कांस्टेंट नंबर है। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि ये A B C फलाना फलाना क्या है। अब मैं लिख रहा हूं आगे हमारे पास क्या है, वेरिएबल। अब बच्चों ये वेरिएबल क्या होता है उसको जरा समझें।
वेरिएबल का मतलब क्या होता है? मुख्तलिफ हो जाना, चेंज हो जाना, तब्दील हो जाना, उसकी नेचर चेंज कर देना। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं होता, वेरिएबल का मतलब है चेंज होता है। कांस्टेंट का मतलब है चेंज नहीं होता, वेरिएबल का मतलब क्या है कि चेंज हो जाता है। अब क्यों चेंज हो जाता है वो देखें। वेरिएबल का मतलब हमारे पास क्या होता है? अल्फाबेटिक नंबर्स। कौन से नंबर्स? अल्फाबेटिक नंबर्स। जब आप छोटी क्लासेस में थे, जब आप प्रेप में थे, जब आप नर्सरी क्लास में थे, जब आप 1 क्लास में थे, आपने अल्फाबेटिक पढ़ी होगी। वो क्या थी हमारे पास? सुने जरा, वो A B C। ज्यादा मैथ्स में हम ये काउंट करते हैं A B C या फिर D, या फिर हमारे पास क्या होता है? X Y या Z। ये हमारे पास वेरिएबल्स नंबर होते हैं। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि आपके पास कभी A का जो आंसर है वो 1 भी आ सकता है, A का आंसर 2 भी आ सकता है, A का आंसर 3 भी आ सकता है। ये अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन की नेचर पर। अब देखें, कभी आपके पास A की वैल्यू 1 हो रही है, कभी आपके पास A की वैल्यू 2 हो रही है, कभी आपके पास A की वैल्यू 3 आ रही है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो A की वैल्यू है वो फिक्स नहीं है। आपके पास A की वैल्यू फिक्स नहीं है, आपके पास A की वैल्यू फिक्स नहीं है। और जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो उसको हम बच्चों क्या बोलते हैं यार? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसी तरह मैं कहता हूं कि B की वैल्यू आपके पास 1 भी आ सकती है, B की वैल्यू 2 भी आ सकती है। अगर इसी तरह मैं C की बात करूं तो C की वैल्यू 1 भी आ सकती है, C की वैल्यू 2 भी आ सकती है। और अगर मैं X की बात करूं तो कभी आपके पास X5 भी आ सकता है, कभी आपके पास X6 भी आ सकता है। इस वजह से हम A B C D X Y Z और अल्फाबेटिक्स के सारे नंबर्स को क्या बोलाते हैं? हम इनको बोलते हैं क्या? वेरिएबल। क्या? वेरिएबल। कांस्टेंट उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी, वेरिएबल उम्मीद करता हूं कि समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं कोफिशिएंट हमारे पास क्या चीज है। बस ये चीज है हमारे पास से समझने वाली, इसको जरा आपने ध्यान से समझना है। कांस्टेंट समझ आ गया, वेरिएबल समझ आ गया, ठीक हो गया। अब सिर्फ लास्ट में हमारे पास रह गया कोफिशिएंट। कोफिशिएंट से क्या मुराद होता है? दो अल्फाज जब इकट्ठे आ जाए, दो हमारे पास वैल्यूज जो है वो यकजा हो जाए। फॉर एग्जांपल, जब आपके पास कांस्टेंट भी आ जाए और वेरिएबल भी आ जाए, इकट्ठा आ जाए, किस फॉर्म में? प्रोडक्ट की फॉर्म में। कैसे? मैं कहता हूं कि आपके पास यहां पे 5x आ जाता है, ठीक है, यहां पे आपके पास 2a आ जाता है, या फिर आपके पास 3b आ जाता है। इस तरह वाली वैल्यूज को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट। अब देखें, पहली वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कांस्टेंट। सेकंड वाली वैल्यू हमारे पास क्या होती है? कोफिशिएंट, सॉरी वेरिएबल। 5 हमारे पास क्या है? 5 इज अ कांस्टेंट और x हमारे पास क्या है? x इज अ वेरिएबल। जब ये दोनों इकट्ठे आ जाएं तो ये बच्चों क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। ये बच्चों आपके पास क्या बन जाता है? कोफिशिएंट। ये बच्चों आपके पास क्या बन जाता है? कोफिशिएंट बन जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 5x इज अ कोफिशिएंट। क्यों? इसमें एक वेरिएबल है और इसी में एक कांस्टेंट है, इसी में एक वेरिएबल है और इसमें एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास 5d आ जाता है, तो 5d इज अ कोफिशिएंट। 5d इज अ कोफिशिएंट। क्यों? वेरिएबल के साथ क्या है? कांस्टेंट। वेरिएबल के साथ क्या है? कांस्टेंट। ओके हो गया। अब अगर ये हमारे पास आ जाता है 3a, तो 3a भी बच्चों आपके पास क्या है? 3a इज अ कोफिशिएंट, ठीक है। कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन की तरफ आए। क्वेश्चन में आपके पास एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, यानी कि दो मैट्रिक्स गिवन है और दरमियान में कौन सा साइन है? इक्वालिटी का साइन है। दो मैट्रिक्स गिवन है, दरमियान में कौन सा साइन है? इक्वालिटी का साइन है। एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है, एक मैट्रिक्स आपके पास ये गिवन है। तो सबसे पहले आपने इक्वेशंस बनानी है। कैसे? फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ इक्वेशन बना देनी है आपने। कैसे? a प्लस सी इज इक्वल टू 0। लें जी, फर्स्ट वाला एलिमेंट यहां से उठाया, फर्स्ट वाला एलिमेंट यहां से उठाया, तो दरमियान में क्या था? इक्वल का साइन। तो मैंने एक इक्वेशन बना दी, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। सेकंड देखें, सेकंड हमारे पास सेकंड वाला एलिमेंट सेकंड वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू -7। लो जी, ये सेकंड वाला आ गया। थर्ड वाला हम क्या करते हैं? थर्ड वाले के साथ कंपेयर करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? c - 1 इज इक्वल टू 3। लें जी, अब हमारे पास लास्ट में क्या रह गया? फोर्थ वाले एलिमेंट को हम फोर्थ वाले एलिमेंट के साथ कंपेयर करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा? 4d - 6 इज इक्वल टू 2d। लो जी, ये हमारे पास बात होगी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब देखें, अब हमारे पास इक्वेशन 1 हमने फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखें, अगर हमारे पास a की वैल्यू हो तो हमें c में पुट करें,
सॉरी, अगर हमारे पास a की वैल्यू होती तो हम c फाइंड कर सकते थे। अगर हमारे पास a की वैल्यू होती तो हम c फाइंड कर सकते थे। अब ना हमारे पास अभी a की वैल्यू है, ना ही हमारे पास c की वैल्यू है, ठीक है। तो इसको हम अभी यहीं पे ऐसे ही छोड़ देते हैं। इक्वेशन 2 पे आते हैं। इक्वेशन 2 बच्चों आपके पास क्या है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 7, यानी कि दो वेरिएबल हैं, दोनों ही अननोन वेरिएबल्स हैं, हमें दोनों में से ही किसी एक की भी वैल्यू नहीं पता, तो इसको भी हम यहीं छोड़ देते हैं। अब आते हैं इक्वेशन 3 पे। इक्वेशन 3 आपके पास सिर्फ एक वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको भी बताया ना, a b c d x y z, ये हमारे पास वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। क्या है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। तो सबसे पहले हम इसी को फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक वेरिएबल लाई करता है। यहाँ पे भी दो वेरिएबल थे, हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पे भी दो वेरिएबल थे, हमने इसको छोड़ दिया। यहाँ पर भी एक ही वेरिएबल है, हम इसको भी सोल्व कर सकते हैं और इसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, अब आपको पता है यहाँ पर -1 अगर किसी प्लेस पे माइनस हो रहा हो तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इधर आपके पास -1 है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ जब शिफ्ट होगा तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखें 3 + 1 आंसर इज 4। लें जी, आपके पास c की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब अगर मैं इक्वेशन 1 पे आऊं, अगर मैं इसी वैल्यू को c को उठाकर इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a की। यहां पे मैं कहता हूं पुट द वैल्यू ऑफ c। तो यहाँ पे a एज इट इज प्लस c हमारे पास क्या आया, 4 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक हो गया। अब देखें a प्लस 4 इज इक्वल टू 0, हमें चाहिए यहाँ से a की वैल्यू हमने निकालनी है। हमने किसकी वैल्यू बच्चों निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, इक्वालिटी के उधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, -4। लें जी, ये a की वैल्यू आ गई। अब अगर इसी a की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूं तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, वो देखें, मुझे लगता है यहाँ पर शायद b है, यहाँ पे, जी हाँ यहाँ पर b है। यहाँ पर हम b कर देते हैं, यहाँ पर भी हम b कर देते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं पुट द वैल्यू ऑफ a की बच्चों वैल्यू क्या आ गई, -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7 आ गई, ठीक है। हमने क्या चीज फाइंड करनी है, 2b, यानी कि b की वैल्यू फाइंड करनी है। 2b को हम इधर ही रहने देते हैं, इधर था -7, इधर -4 है, तो इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम इसको सोल्व करते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 2b, इधर क्या आ जाएगा -7 और +4। 7 में से 4 को हमने कैंसिल किया, बाकी बच गया 3। और हमेशा साइन याद रखें, बड़ी वैल्यू का साइन आता है। कौन सा साइन आता है, हमेशा बड़ी वैल्यू का। तो इधर बच्चों आंसर क्या आ जाएगा, -3, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन हो रही है, जब सिंपल कैलकुलेशन हो तो हमारे पास जो वैल्यू बड़ी होगी उसी का साइन आएगा। अब देखें 2b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। 2b के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। जब इनके दरमियान कोई साइन नहीं होता तो इनके दरमियान अल्लाह की तरफ से क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। इनके दरमियान क्या होता है, फिर मल्टीप्लीकेशन, आपने भूलना नहीं है। तो इधर आ जाएगा b, 2 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो बच्चों क्या आ रहा है, हमारे पास डिवाइड होगा। अगर 2b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ठीक है। a भी आ गया, b भी आ गया, c भी आ गया, सिर्फ बेचारा d रह गया। तो हम d को देखें, इधर 4d है, इधर 2d है। अगर हम, ये भी d पर है, ये भी d पर है, अगर हम सेम कोफिशिएंट को सिंप्लीफाई करें तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4d, इधर प्लस 2d है। जब इक्वालिटी के इस तरफ शिफ्ट होगा तो बच्चों इधर क्या आ जाएगा, -2d इज इक्वल टू, यहाँ -6 है, इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो +6 हो जाएगा, ठीक है। इधर भी 4d है, इधर भी 4d है, सेम कोफिशिएंट है। तो 4 में से 2 निकाले, बाकी बच गया आपके पास 2d इज इक्वल टू 6। 2d के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इक्वालिटी के दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास d/2, यानी कि 2d के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वालिटी के उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो d की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी बच्चों, 3 आ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आपके पास d की वैल्यू आ गई। यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम करेंगे अब एक्सरसाइज 1.2। अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।
अगर आपको चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 तक की कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स चाहिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइजेज सोल्व हैं। ये वो एक्सरसाइजेज सोल्व हैं जो कि आपका सिलेक्टिव कोर्स है। जैसे कि हुकूमत ने कोर्स को रिड्यूस किया गया है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस रिव्यू को बताया गया है। एक्सरसाइज है 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर सी। इसी तरह एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर जी एंड एफ एंड क्वेश्चन नंबर 3। इसी तरह एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर आई। और इसी तरह होमवर्क में है आपके पास एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सी एंड ई। ये मैं आपको दिखा भी देता हूं। जो यहां पर क्वेश्चंस मेंशन है आपके पास चैप्टर नंबर 1 के, वही सिर्फ और सिर्फ सोल्व किए गए हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूं एक्सरसाइज 1.1 के वही क्वेश्चन सोल्व किए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में बताए गए हैं। इसी तरह 1.1 के बाद अगर मैं 1.2 की भी वीडियोस हमारे पास अवेलेबल हैं, 1.3 की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, इसी तरह 1.4 की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, 1.5 की भी वीडियोस अवेलेबल हैं, 1.6 की भी वीडियोस अवेलेबल हैं। और इसके बाद लास्ट में रिव्यू को भी सोल्व किया गया है। अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें, यूनिट नंबर 2 में क्लास वर्क में 2.1 के आपके सामने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट रिव्यू के क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये देख सकते हैं आप चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 में वीडियोस अवेलेबल हैं, 2.3 में वीडियोस अवेलेबल हैं, 2.4 में वीडियोस अवेलेबल हैं, 2.5 में वीडियोस अवेलेबल हैं, 2.6 में वीडियोस अवेलेबल हैं। इसी तरह रिव्यू एक्सरसाइज भी सोल्व है। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि 2021 के एग्जाम्स में आने हैं। अगर आपको यूनिट नंबर 3 की अगर हम बात करें, एक्सरसाइज 3.1 के इंपॉर्टेंट आपके सामने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। होमवर्क में 3.1 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। इसी तरह आपके पास 3.2 है, इसी तरह आपके पास 3.3 है, इसी तरह आपके पास 3.4 है, और इसी तरह आपके पास 3 चैप्टर का रिव्यू है। ये आपके पास सिलेक्टिव वीडियोस आपको मिल जाएंगी। ये देख सकते हैं 3.1 है, 3.2 है, 3.3 है, इसके अंदर वीडियोस अवेलेबल हैं, रिव्यू की भी वीडियोस आपके पास अवेलेबल है। अगर हम चैप्टर नंबर 4 की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड अलजेब्रिक फार्मूला। क्लास वर्क में 4.1 की कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। होमवर्क में 4.1 है, इसके बाद 4.2 है, इसी की तरह 4.3 है, और इसी तरह आपके पास 4.4 है, और इसी तरह आपके पास रिव्यू आ जाएगा। ठीक है, ये सारी की सारी वीडियोस आपको मैं दिखा भी देता हूँ। 4 चैप्टर में अवेलेबल है, 4.1 की वीडियोस अवेलेबल हैं, 4.2 की भी वीडियोस अवेलेबल है, 4.3 की भी वीडियोस अवेलेबल है, 4.4 की भी वीडियोस अवेलेबल है, और इसी तरह 4 चैप्टर का रिव्यू भी अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपके पास अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं, तो ये सारा जो भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 5 के मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं 5.1 है, 5.2, 5.3, 5.4 एंड रिव्यू। अभी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि आपने इस लिंक को, ये वाला जो लिंक है, आपने अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। अगर हम चैप्टर नंबर 6 की बात करें, तो चैप्टर नंबर 6 में ये आप देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे। चैप्टर 6.1 है, 6.2 है, 6.3 है, रिव्यू है। इसी तरह अगर हम यूनिट नंबर 7 की बात करते हैं, तो यूनिट नंबर 7 की भी कंप्लीट वीडियोस बच्चों आपको मिल जाएंगी। मैं आपको दिखा भी देता हूं। 7.1 है, 7.2, 7.3, 7 रिव्यू भी मिल जाएगा, कंप्लीट बुक यानी कि आपको मिलेगी। तो आपके पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, रिव्यू के एक्सरसाइज हैं, वो कंप्लीट वीडियोस आपको मिल जाएंगी। 8 चैप्टर का रिव्यू भी मिल जाएगा। अगर हम 9 वाले चैप्टर की बात करें, ये आप देख सकते हैं 9 चैप्टर में भी कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। मैं आपको दिखा भी देता हूं। ये चैप्टर नंबर 9, 9.1 है, 9.2 है, 9.3 है, एंड रिव्यू को भी सोल्व किया गया। इसी तरह यूनिट नंबर 10 का रिव्यू है, इसी तरह 11 का रिव्यू है, इसी तरह 12 के थ्योरम्स हैं, और इसी तरह रिव्यू है। मैं आपको चैप्टर नंबर 12 भी दिखा देता हूं। नंबर 12 के थ्योरम्स भी अवेलेबल हैं, और इसी तरह चैप्टर नंबर 12 का रिव्यू भी अवेलेबल है। अगर मैं यूनिट नंबर 13 की बात करूं, अगर 14 की बात करूं, 15 की भी बात करूं, आपको 16 की भी बात करूं,
तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। चैप्टर नंबर 13 भी अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 14 का रिव्यू भी अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 15 की एक्सरसाइज प्लस रिव्यू भी अवेलेबल है, चैप्टर नंबर 16 का रिव्यू भी अवेलेबल है। अगर हम 17 चैप्टर की बात करें तो 17 चैप्टर की 7.1, 7.2, 7.3 और रिव्यू भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि आपने इस चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 17 की कंप्लीट बुक का ये वाला जो लिंक है अपने व्हाट्सएप पर कैसे मंगवाना है। आपने क्या करना है, नो मैथ्स एकेडमी, नो ट्विटर, प्रिपेयर विद अस, यू कैन गेन 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स इन 2021 एग्जाम्स। आप 2021 एग्जाम्स में 75 आउट ऑफ 75 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अगर आपने 9th साइंस मैथ कंप्लीट बुक वीडियो लेक्चर कोर्स आपने अपने व्हाट्सएप पर मंगवाना है तो इसकी जो टोटल प्राइस है वो है 400 रुपीज। अभी इस नंबर पर 0323451677 पर इजी पैसा या जैस कैश करवाएं और व्हाट्सएप पर फ्री लिंक हासिल करें। जो हम आपको पूरी बुक का लिंक मुहैया करेंगे, इस पूरी बुक के लिंक में किसी भी सवाल का कोई भी पार्ट मिस नहीं होगा इंशाल्लाह, अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस 2021। Inshallah Ta'ala, you will gain 75 out of 75 marks in 2021 exams for this particular link.